नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय जितेंद्र योगी सर। आज हम लेके आए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। बच्चों की काफी डिमांड थी कि सर बीएससी के लिए आप कुछ नहीं बना रहे, बीसीए के लिए आप वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो आज हम लेके आए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। निराश मत होइए दोस्तों, सभी का आएगा। बीएससी सेकेंड ईयर के लिए भी आएगा, बीएससी फाइनल ईयर के लिए आएगा, बस थोड़ा समय का अभाव है। चलो आज हम बात करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर की बात करते हैं, मैकेनिक्स की। कौन से पेपर की बात करते हैं? मैकेनिक्स की बात करते हैं। मैकेनिक्स और किसका है ये? बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का है। किसका है? बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के मैकेनिक्स के पेपर की हम बात करते हैं। चलो भाई, इतना तो सबको पता है, हमारे बीएससी में 3 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। ठीक है। तीनों पेपरों के नाम क्या है? मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तीनों पेपर होते हैं। आज हम फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं, मैकेनिक्स। किसकी बात कर रहे हैं? मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स का फर्स्ट पेपर होता है और फर्स्ट पेपर का फर्स्ट जो चैप्टर होता है, फर्स्ट जो यूनिट होता है, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे हम पूरी यूनिट तक लेके जाएंगे। आपको सेकंड यूनिट भी, थर्ड यूनिट भी और फोर्थ यूनिट भी हम पूरी की पूरी अवेलेबल करवाएंगे। और एग्जाम टाइम में आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम वीडियो डालेंगे। चलो हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट चैप्टर की। हमारे हर एक बुक में हमारे पास 4 यूनिट होती है। कितनी यूनिट होती है? 4 यूनिट होती है। एक बुक के अंदर फर्स्ट पेपर हुआ, मान लिया यहाँ फर्स्ट पेपर के अंदर हमारे पास कितनी यूनिट रहेंगी? 4 यूनिट रहेंगी। कितनी यूनिट रहेंगी? 4 यूनिट रहेंगी। तीनों बुकों के अंदर हमारी 4 यूनिट है। यानी कि हम फिजिक्स में बात करें तो बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर टोटल तीनों बुकों को मिलाकर हमारे पास कितनी यूनिट हो जाती है? 12 यूनिट हो जाती है। कितनी यूनिट हो जाती है? 12 यूनिट हो जाती है। दोस्तों पूरी की पूरी यूनिट, तीनों बुक, तीनों के तीनों बुकों की हम चर्चा करेंगे, लेकिन टाइम पर, धीरे धीरे। एक साथ तो आप भी जानते हो, एक साथ तो इतना सब कुछ नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे मेरे साथ बने रहिएगा, स्टेप टू स्टेप चलेंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे, और मेरी गारंटी है एक बार में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो आज हम बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की। जो हमारे फर्स्ट यूनिट है मैकेनिक्स के अंदर, वो क्या है? गैलीलियो रूपांतरण समीकरण व निर्देश तंत्र। क्या है? गैलीलियो रूपांतरण समीकरण व निर्देश तंत्र। यूनिट का नाम क्या है? यहाँ पर फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं, यूनिट नंबर फर्स्ट। किसकी बात करते हैं? यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो यूनिट नंबर फर्स्ट का जो नाम क्या है? निर्देश तंत्र एवं गैलीलियो रूपांतरण समीकरण। निर्देश तंत्र एवं गैलीलियो रूपांतरण समीकरण क्या है? निर्देश तंत्र एवं गैलीलियो रूपांतरण समीकरण है। निर्देश तंत्र एंड गैलीलियो रूपांतरण समीकरण। ठीक है भाई, आज हम बात करेंगे फर्स्ट यूनिट की। ध्यान से सुनना, वर्डों पर कंसंट्रेट करना और कॉन्सेप्ट की बातें ध्यान से सुनना, एक बार में ही क्लियर, ये मेरा वादा है आप लोगों से। चलो हम बात करते हैं निर्देश तंत्र की। किसकी बात करते हैं? हमारे पास एक वर्ड है स्टार्टिंग में ही, और वो क्या है? निर्देश तंत्र। सबसे पहले हम निर्देश तंत्र के बारे में जानेंगे। भाई निर्देश तंत्र क्या होता है? फिजिक्स में तो आगे टॉपिक का नाम भी है, चैप्टर का नाम भी यही है, और हमारा टॉपिक भी हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। यानी कि निर्देश तंत्र क्या है? निर्देश तंत्र क्या है? ये क्या है? निर्देश तंत्र। अब देखो भाई, निर्देश तंत्र को जानने के लिए हम एक क्वेश्चन करेंगे। मुंबई कितनी दूर? क्या है? ये मैंने मान लिया मुंबई, ये मैंने मान लिया मुंबई। मुंबई कितनी दूर? लेकिन कहां से है? उसके लिए हमें एक पॉइंट दिया होता है कि मुंबई डिस्टेंस है। लेकिन अकेले अगर मैं पूछूं कि भाई सवाई माधोपुर कितनी दूर, सवाई माधोपुर बात तो ठीक है, लेकिन सवाई माधोपुर कहाँ से है? मैंने बोला कि भाई अलवर में। कहाँ से? अलवर में। और अलवर मुझे कहाँ से? राजगढ़ से। कहाँ
से? राजगढ़ से। तो राजगढ़ से सवाई माधोपुर कितना दूर, यानी कि हमें किसी कण की स्थिति को परिभाषित करना हो, हमें, अब हम फिजिक्स पे आ जाते हैं कि हमें किसी भी कण की स्थिति को परिभाषित करना हो तो हमें एक निकाय की आवश्यकता होगी, एक तंत्र की आवश्यकता होगी, एक सिस्टम की आवश्यकता होगी, और उस सिस्टम को ही और उस तंत्र को ही हम क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र कहते हैं। उस तंत्र को ही हम क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र कहते हैं। चलो भाई, नोट्स साथ के साथ बनाते हुए चलना, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बनाते रहना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, निर्देश तंत्र क्या होता है? किसी कण की स्थिति को परिभाषित, किसी कण की स्थिति को परिभाषित जिस तंत्र या निकाय, जिस तंत्र या निकाय में किया जाता है, जिस तंत्र या निकाय में किया जाता है, वह तंत्र क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। वह तंत्र क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। वह तंत्र क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। यानी कि हमने क्या किया? एक ऐसा सिस्टम लिया, एक ऐसा सिस्टम, देखो विदाउट सिस्टम तो कुछ नहीं होगा, विदाउट सिस्टम कुछ नहीं होगा, तो सिस्टम बैठाना पड़ेगा, और सिस्टम बैठाएंगे तो हमारे पार्टिकल की पोजीशन भी दिख जाएगी, कण की स्थिति भी पता चल जाएगी। चलो माना कि ये हमारा एक निर्देश तंत्र है, ये हमारा एक निर्देश तंत्र है। क्या है? निर्देश तंत्र है। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? एक्स वाई जेड, और ये इसका मूल बिंदु हो गया ओ। एक्स वाई जेड, और ये इसका क्या हो गया? मूल बिंदु ओ हो गया। ठीक है, अब मैंने बोला कि भाई ये हमारा जो पॉइंट है ये है सवाई माधोपुर। क्या है? सवाई माधोपुर। अब हमें पता करना है सवाई माधोपुर दूर है, लेकिन कहां से है? इस पॉइंट से है। यानी कि हमें किसी भी कण की स्थिति को अगर परिभाषित करना होता है तो हमें इस फ्रेम की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? इस फ्रेम की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? इस फ्रेम की आवश्यकता होगी। और इस फ्रेम को क्या कहा जाता है? निर्देश तंत्र कहा जाता है। इस फ्रेम को क्या कहा जाता है? निर्देश तंत्र कहा जाता है। यानी कि इस कण से ये कितनी दूर है, इस कण से ये कितनी दूर है? कहा जाए कि मान लिया ये कण क्या है? अलवर है। ये कण क्या है? अलवर है। तो अलवर से सवाई माधोपुर कितनी दूर है? तो हम आराम से डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। ये भाई इतना किलोमीटर दूर है कि सर इतना किलोमीटर दूर है। क्लियर है यहां तक? दोबारा सुनेंगे फिर हम इसको रफ करेंगे कि किसी कण की स्थिति को परिभाषित करने के लिए एक सिस्टम और एक तंत्र, या फिर एक सिस्टम या एक निकाय या एक तंत्र की आवश्यकता होती है। उस तंत्र को ही हम क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र कहते हैं। उस तंत्र को ही हम क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र कहते हैं। यानी कि किसी कण की स्थिति को परिभाषित करना है। क्या करना है? किसी कण की स्थिति को परिभाषित करना है। तो उस स्थिति को परिभाषित करने के लिए हमें जिस सिस्टम की आवश्यकता होती है, जिस तंत्र की आवश्यकता होती है, हम उस तंत्र को क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र कहते हैं। उस तंत्र को क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र कहते हैं। चलो सर आगे चलते हैं। तो निर्देश तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? निर्देश तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? निर्देश तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो हम सीधा लिख देते हैं कि निर्देश तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। निर्देश तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कि सर 2 प्रकार के होते हैं निर्देश तंत्र, आप तो कण की स्थिति को परिभाषित करते हो, 2 प्रकार में हम कैसे परिभाषित करेंगे? चलो घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज को ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट के साथ सुनना और क्लियर करना। और हाँ, नोट्स साथ के साथ बनाए जाना, वीडियो को पॉज कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके नोट्स भी कंटिन्यू बनाए चलना। चलो निर्देश तंत्र पे आते हैं। निर्देश तंत्र कितने टाइप के होते हैं? कितने टाइप के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। 2 प्रकार के निर्देश तंत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जड़त्वीय निर्देश तंत्र, जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब आ जाओ थोड़ी पीछे वाली क्लासों में, हमने जड़त्व का नियम पढ़ा था, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम पढ़ा था। जड़त्व का नियम किससे संबंधित है? न्यूटन के लॉ से संबंधित है। किससे संबंधित है? न्यूटन के लॉ से संबंधित है। तो सर भाई न्यूटन के लॉ क्या होते हैं?
न्यूटन के लॉ किस क्या होते हैं कि न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। जो पहला नियम था ना गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम ही क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम कहलाता है। गति का प्रथम नियम ही क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम कहलाता है। चलो अब हम बात करते हैं निर्देश तंत्रों की कि सर जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं। चलो भाई यहां तक इसका स्क्रीनशॉट लेके क्या लिखेंगे, नोट्स किस तरीके से बनाएंगे, देखो हेडिंग डालेंगे निर्देश तंत्र, इंग्लिश वाले डालेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी किसी कण की स्थिति को परिभाषित जिस तंत्र या जिस निकाय में किया जाता है वह तंत्र या निकाय क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। निर्देश तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। चलो अब आगे बात करते हैं। जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब हम पहली बात करते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र की। आ जाओ भाई इधर से आ जाओ। जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र किसकी बात कर रहे हैं? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि जड़त्व का नियम न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है? न्यूटन का प्रथम नियम। जब हमने बोला न्यूटन के 3 गति के समीकरण दिए थे, कौन कौन से दिए थे? प्रथम नियम क्या है? यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, जैसे ये मान लिया ये कोई वस्तु है स्थिर अवस्था में है, स्थिर ही बनी रहेगी कब तक? जब तक इस पे बाह्य बल कार्य ना करे, है ना। यदि स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स यानी बाह्य बल कार्य ना करे जब तक क्या रहेगी, यानी कि हमारे पास गति के प्रथम नियम में क्या हो जाएगा? F = 0, यानी कि फोर्स काम नहीं कर रहा, यानी कि कोई बाह्य बल यानी कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर वर्क ना करे, तो इसका मतलब यानी कि कोई वस्तु अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, स्टॉप है स्टैटिक स्टेट में है यानी स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी। जैसे क्या होता है कि हमने दीपावलियों की सफाई में क्या होता है? पर्दे लटके होते हैं हमारे घरों में, है ना। तो हम क्या करते हैं उस पर्दे को ऐसे डंडे से पीटते हैं तो उससे बहुत सारे डस्ट के कण क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं, यानी कि जब तक हमने उसको डंडे से नहीं पीटा जब तक उस पर्दे से डस्ट के कण बाहर नहीं गए। दूसरा एग्जांपल क्या दें कि एक मेज है या फिर एक पेन है, ये पेन जब तक यहां रहेगा जब तक मैं इसको उठा के दूसरी जगह ना रख दूं। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, इस बोर्ड को जब तक कोई हटाएगा नहीं जब तक इसकी स्टेट चेंज नहीं होगी, यानी कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को चेंज करने के लिए हमें उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि बाह्य बल लगाना पड़ेगा। यानी कि और स्टेटमेंट भी यही बोलता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जब तक क्या रहेगी? उसी स्टेट में रहेगी। चलो हम आगे की बात करते हैं। अब आता है जड़त्व का नियम। चलो जड़त्व का निर्देश तंत्र, यानी कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं। ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, 1 मिनट का खेल है, दोनों के दोनों एक बार में क्लियर है, दोबारा पढ़ने की इनको जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार ध्यान से सुनो, दोबारा ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना, एक बार में ही क्लियर है। अपना लोगो क्या है? कॉन्सेप्ट एक बार में ही क्लियर, और एक बार में ही क्लियर होता है, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। आ जाओ इधर देखो, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या कहलाता है? वह निर्देश तंत्र क्या होता है? वह निर्देश तंत्र जो न्यूटन के नियमों की क्या करे? पालना करे। वह निर्देश तंत्र जो न्यूटन के नियमों की पालना करे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। क्या होगा? वह निर्देश तंत्र, दोबारा मेरे साथ सुनेंगे, सभी बोलेंगे, सभी सुनेंगे कि वह निर्देश तंत्र जो न्यूटन के नियमों की पालना करे वही क्या कहलाएगा? जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाएगा। चलो जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए हम मानते हैं कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है
तो स्थिर रहेगी। यानी कि वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, कि हमारा वेग अगर कांस्टेंट है तो हमारे न्यूटन के लॉज का जो क्या होता है प्रूफ हो जाता है, कि लॉ ऑफ मोशन प्रूफ हो जाता है, और हमारा ये भी हो जाता है कि ये निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। यानी कि हमने क्या किया, ये कोई वस्तु है स्थिर अवस्था में, हमने निर्देश तंत्र से इसको देखा, प्रेक्षित किया, यानी देखना, हमने दूसरे निर्देश, या फिर हमने ये वस्तु है हमने निर्देश तंत्र से देखा और ये हमें स्थिर दिखाई दे रही है, तो हम मानते हैं कि भाई ये न्यूटन के प्रथम लॉ को फॉलो कर रही है, यानी कि न्यूटन से लॉ को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। या फिर हमने क्या किया, ये मेरे पास दो गाड़ी है, ये मेरे पास दो गाड़ी है, ठीक है, ये ट्रक है और ये बस है, ये मेरे पास दो गाड़ी है, इन दोनों गाड़ीज को मैं ये ऐसे, इन दोनों गाड़ीज को मैं समान वेलोसिटी से चलाऊं, तो इनमें बैठे हुए आदमी एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये क्या होते हैं, स्थिर अवस्था में दिखाई देता है कि भाई ना तो वो मूव कर रहा है ना ये मूव कर रहा है, तो हम इसको प्रूफ करते हैं। यानी कि क्या होगा, हम मानते हैं गति के या फिर न्यूटन की गति के, ऐसे लिख लो न्यूटन के, ऐसे लिख लो न्यूटन के प्रथम नियम से, न्यूटन के प्रथम नियम से, ठीक है। न्यूटन का प्रथम नियम क्या होता है, F इज इक्वल टू जीरो, F इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो इसको, F इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। और देखो न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए होता है ना, F इज इक्वल टू एम ए द्वितीय नियम से। तो आ जाओ, हमने क्या किया, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखा तो F की वैल्यू तो क्या है, 0 और एम ए, है ना। हम जानते हैं अगर इस यूनिवर्स में, इस पृथ्वी पे या फिर इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु अगर उपस्थित है तो उसका मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, यानी कि उसका कुछ ना कुछ तो मास रहेगा, कुछ ना कुछ तो उसका द्रव्यमान रहेगा, कुछ ना कुछ तो उसका वेट रहेगा। चलो m इज नॉट इज इक्वल टू जीरो मान लिया साहब कि n इज नॉट इज इक्वल टू जीरो है, लेकिन एक्सीलरेशन ए क्या होता है, त्वरण होता है, एक्सीलरेशन होता है। क्या त्वरण जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कि त्वरण होता क्या है, चलो थोड़ा सा एक बार यहां कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट को इधर समझे थे। त्वरण क्या होता है, एक एक स्टेप को चलेंगे, ध्यान से सुनना, एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये मेरा वादा है आप लोगों से। आ जाओ, त्वरण क्या होता है, चलो स्थिति, विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, यदि कोई वस्तु एक टाइम पे एक जगह है और कुछ समय बाद दूसरी जगह पहुंच जाती है, या फिर ये यहां है एक टाइम पे, ये मेरी कोई टेबल है या फिर ये मेरा पेन है, एक टाइम पे यहां और दूसरे टाइम पे ऐसा ही यहां आ गया, मान लो ये आ गया यहां, ऐसे आ गया, ये आ गया यहां, तो इन दोनों के बीच की न्यूनतम सीधी दूरी क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी। यानी कि ये वस्तु ऐसे 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 चल के यहां पहुंच गई, लेकिन ये इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। इन दोनों वस्तुओं के बीच की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच की न्यूनतम सीधी दूरी ही क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। इसको हम R से, D से, X से और S से डिनोट करते हैं, है ना। वेग क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन। क्या होता है, स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन, स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन। जब स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन हो गया तो स्थिति क्या हो गई, विस्थापन हो गया। एक टाइम पे यहां था, दूसरे टाइम पे यहां चले गया, तो यानी कि dr/dt या dx/dt क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है, या क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है ना। यानी कि वेग भी आ गया। अब आता है हमारा त्वरण, इधर देखो भाई, अब हमारा आता है त्वरण। कि त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन, वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन,
वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन यानी dv बाई डी टी इज नोन एज एक्सेलरेशन। dv बाई डी टी इज नोन एज एक्सेलरेशन। वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। चलो भाई अब देखो एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं? dv बाई डी टी इज इक्वल टू क्या है? 0 है। dv बाई डी टी, या फिर a को क्या लिख सकते हैं? a लिख सकते हैं। dv बाई डी टी क्या होता है? a वेक्टर होता है, तो इसको रख दो ना यहां। तो m dv बाई डी टी इज इक्वल टू 0 हमें पता है। क्या पता है? कि किसी भी पार्टिकल का मास 0 नहीं हो सकता। तो मास 0 नहीं है तो क्या है भाई? dv बाई डी टी इज इक्वल टू 0। अगर dv बाई डी टी इज इक्वल टू 0 है तो हमारे पास v क्या आ जाता है? या कांस्टेंट आ जाता है। v क्या आ जाता है? कांस्टेंट आ जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हाँ ये हमारे न्यूटन्स के लॉ को फॉलो कर रहा है कि हमारा वेलोसिटी जो आ रही है, हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट आ रही है। यानी कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, गतिशील है तो गतिशील अवस्था में रहेगी, जब तक रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, यानी बाह्य बल कार्य ना करे। जब बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा तो हमारी वेलोसिटी एज इट इज रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यानी कि हमारा जड़त्व का नियम क्या होता है? न्यूटन के नियमों को क्या करता है? फॉलो करता है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स बना ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लो भाई, फटाफट लो। ले लिया? आगे चले? चलो भाई, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब हम दूसरे निर्देश तंत्र की बात करते हैं। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की बात करते हैं। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, चलो इसको ले लेते हैं, इसमें आगे ए लगा देते हैं, हमारा काम हो जाएगा। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है? बिल्कुल सिंपल है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र न्यूटन के नियमों की पालना कर रहा है तो अजड़त्वीय क्या करेगा? न्यूटन के नियमों की पालना नहीं करेगा। तो यानी कि वह निर्देश तंत्र जो न्यूटन के नियमों की पालना नहीं करता है, न्यूटन के नियमों की पालना नहीं करता है, क्या कहलाता है? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। जब भाई न्यूटन के नियमों की पालना नहीं कर रहा तो अजड़त्वीय कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि हमने कोई वस्तु यहां रखी है, ये स्थिर अवस्था में है, ये वस्तु स्थिर अवस्था में, हमने इसको निर्देश तंत्र से क्या किया? प्रेक्षित किया, देखा, निर्देश तंत्र से क्या किया? प्रेक्षित किया। तो ये हमें स्थिर अवस्था में नहीं दिख रही, तो क्या दिख रही है? यानी कि a इज नॉट इज इक्वल टू 0 पे दिख रही है। यानी कि हमारी वस्तु a इज इक्वल टू 0 पे है। a इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? त्वरण रहित अवस्था में है। त्वरण रहित अवस्था में है। त्वरण रहित का मतलब ना तो त्वरण कब आएगा? जब स्थिति में चेंज होगा, स्थिति में चेंज होएगा तो वेग आएगा, और वेग में चेंज होगा तो त्वरण है। तो हमने सीधा लिख दिया कि जब कोई वस्तु हमारी स्थिर अवस्था, त्वरण रहित अवस्था में है और हमने इसको कहां से देखा? निर्देश तंत्र से प्रेक्षित किया। निर्देश तंत्र से प्रेक्षित किया। जब हमने निर्देश तंत्र में प्रेक्षित किया तो हमें ये वस्तु कैसी दिखाई देती है? a इज नॉट इज इक्वल टू 0। a इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि ये a है ना, 0 नहीं दिख रहा। जब 0 नहीं दिख रहा तो ये कैसी दिख रही है? त्वरण सहित दिख रही है। क्या दिख रही है? त्वरण सहित दिख रही है। त्वरण सहित अवस्था में दिख रही है। तो इसका मतलब क्या है? कि ये वस्तु न्यूटन के नियमों की पालना नहीं कर रही, कि यानी कि ये जो वस्तु है जो हमारे न्यूटन के नियमों की पालना नहीं कर रही है, न्यूटन के नियमों की पालना नहीं कर रही, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र बोलते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र बोलते हैं। आगे आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल, चलती, ये हमारा कोई एक पेड़ है, ये हमारा कोई एक पेड़ है और हमने चलती हुई गाड़ी से इस पेड़ को देखा है, तो यानी कि ये पेड़ हमें गतिशील अवस्था में दिखाई देता है। क्या से दिखाई देता है? गतिशील अवस्था में दिखाई देता है। या फिर ये कोई हमारी बस है, ये हमारी बस है, खड़ी है और हम जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे, बाइक पे जा रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं? ऐसे बाइक पे जा रहे हैं तो हमें ये ऐसे दिखाई देते है कि ये बस भी क्या कर रही है? मोशन कर रही है। लेकिन एक्चुअल में ये बस की कंडीशन क्या होती है? कि ये खड़ी हुई है, स्थिर अवस्था में है, गतिशील तो हम है।
गतिशील तो हमें, यानी कि हमारा निर्देश तंत्र गतिशील है, हम इससे देख रहे हैं तो इसके रेस्पेक्ट में ये क्या दिख रही है, गतिशील अवस्था में दिख रही है, इसके रेस्पेक्ट में क्या दिख रही है, गतिशील अवस्था में दिख रही है, जबकि एक्चुअल में ये कंडीशन, ये बस की कंडीशन कैसी है, स्थिर है। यानी कि समझ में आ गया। नोट्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वह निर्देश तंत्र जो न्यूटन के नियमों की पालना नहीं करता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल में क्या लिख लेंगे, दो स्थिर चलती हुई गाड़ी से स्थिर पेड़ को देखना, या खड़ी हुई बस में से चलती हुई बाइक से देखना, कुछ भी एग्जांपल आप लिख सकते हो। यानी कि एक वस्तु स्थिर है और अपन चलती हुई गाड़ी से देख रहे हैं, या फिर प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को चलती हुई ट्रेन से देखना। यानी कि इस कंडीशन में भी हमें वो व्यक्ति कैसा दिखाई देता है, मोशन में दिखाई देता है, जबकि एक्चुअल में उसकी कंडीशन क्या होती है, स्थिर होती है। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चलो आगे के टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। चलो एग्जाम से पहले हम इंपोर्टेंट तीनों बुकों के, फर्स्ट ईयर के तीनों बुकों के हम एग्जाम से पहले इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के लिए हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और रेडी रहें। हो सकता है कि हम उन्हीं क्वेश्चनों का डिस्कशन करें जो तुम्हारे एग्जाम में आने वाले हों, तो जरूर हमारे साथ बने रहें आगे के टॉपिक के साथ। चलो आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम। कण का स्थिति सदिश, कण का स्थिति सदिश, कण का स्थिति सदिश। हमने वहां तक बात कर ली थी। निर्देश तंत्र क्या होता है, जड़त्वीय कितने प्रकार का होता है, निर्देश तंत्र दो प्रकार का होता है, जड़त्वीय और अजड़त्वीय, दोनों की बात कर ली। जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है, जो न्यूटन के नियमों की पालन करे, और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है, जो न्यूटन के नियमों का पालन नहीं करे। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, कण का स्थिति सदिश। कण का स्थिति सदिश कि सर अब ये कण का स्थिति सदिश क्या है, हमें किसी कण का स्थिति सदिश निकालना है। तो हमने निर्देश तंत्र की परिभाषा सुनी थी ना, क्या क्या पढ़ी थी निर्देश तंत्र की परिभाषा, कि किसी कण की स्थिति को परिभाषित करने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, एक तंत्र की, एक निकाय की, एक सिस्टम की आवश्यकता होती है। उस तंत्र को हमने निर्देश तंत्र कहा था। अब आ जाओ, कण का स्थिति सदिश क्या होता है, किसी कण की, किसी कण की स्थिति को व्यक्त किसी कण की स्थिति को व्यक्त करने की, या फिर किसी कण की स्थिति को व्यक्त करना, ठीक है, क्या होता है, किसी कण की स्थिति को व्यक्त करना, या फिर क्या कह सकते हैं, किसी कण की स्थिति को परिभाषित किया जाए, या किसी कण की स्थिति को क्या किया जाए, व्यक्त किया जाए। क्या किया जाए, व्यक्त किया जाए। यानी कि वह निकाय या वह निर्देश तंत्र जिसमें किसी कण की स्थिति को क्या किया जाए, व्यक्त किया जाए। कण की स्थिति को क्या किया जाए, व्यक्त किया जाए। परिभाषित करना तो क्या होता है, निर्देश तंत्र, और उसी कण की स्थिति को व्यक्त कर दिया कि ये कण हमारा यहाँ और यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो उनके बीच की दूरी मान ली हमने, जो मानेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, आर। जैसे ये हमारा निर्देश तंत्र होता है, ये हमारा क्या है, निर्देश तंत्र है। इसमें इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, निर्देशांक। ये एक्स डायरेक्शन हो गई, ये वाई डायरेक्शन हो गई, ये जेड डायरेक्शन। मूल बिंदु हो गया हमारा कण, मान लिया यहाँ रखा है बिंदु पी पे, तो मूल बिंदु से पी तक की दूरी को हम मानते हैं आर, और इसी आर को हम क्या बोलते हैं, कण का स्थिति सदिश। इसी आर को हम क्या बोलते हैं, कण का स्थिति सदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कण का स्थिति सदिश। व्यक्त करना क्या कहलाता है, कण का स्थिति सदिश कहलाता है। कण का स्थिति सदिश कहलाता है। क्या कहलाता है, कण का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश कहलाता है। जब स्थिति सदिश कहलाता है तो इसे किससे डिनोट करते हैं, इसे आर वेक्टर से निरूपित करते हैं। इसे आर वेक्टर से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं, आर वेक्टर से निरूपित करते हैं। कण के स्थिति सदिश को, कण के स्थिति सदिश को व्यक्त करने के लिए,
कण के स्थिति सदिश को व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। इस कण के स्थिति सदिश का फॉर्मूला क्या होता है? आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप होता है। ये हमने 12th क्लास में पढ़ा है। ये हमने कहाँ पढ़ा है? 12th क्लास में। हमने ये भी पढ़ा है कि मोड ऑफ आर वेक्टर क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हो गया स्थिति सदिश का परिणाम। ये हो गया स्थिति सदिश का परिणाम। स्थिति सदिश का परिणाम। सदिश का परिमाण ले लिया हमने ये क्या हो गया? स्थिति सदिश का परिमाण हो गया। आ जाओ, हमने 12th क्लास तक बस इतना सुना है कि हमारे स्थिति सदिश क्या होता है? कण की स्थिति को व्यक्त करने की प्रोसेस, या फिर कण की स्थिति को व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? स्थिति सदिश कहलाता है। किसी निर्देश तंत्र के अंदर इसे हम आर से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? आर से निरूपित करते हैं। कण के स्थिति सदिश को किससे निरूपित करते हैं? आर से निरूपित करते हैं। और कण के स्थिति सदिश को व्यक्त करने के लिए या फिर ज्ञात करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप होता है। अगर हम इसका मोड ले ले तो क्या हो जाएगा? मोड ऑफ आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये क्या हो गया? मोड लेने पर। क्या हो गया? मोड लेने पर हो गया। कि सर हम तो नहीं मानते, हमने तो 12th क्लास में इतना ही पढ़ा है। अब हम आगे किसमें? बीएससी में आ गए। हम किस में आगे? बीएससी में आगे। कुछ तो नया करवाओ। चलो हम इनको प्रूफ करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं? प्रूफ करवा लेते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो या वीडियो को पॉज करके इसके नोट्स बना लेना। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं। ये लो भाई, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर वीडियो को क्या कर दो? पॉज कर दो। चलो हम इसको रफ कर देते। अब हम इसको क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। अब इसको हमें क्या करना है? प्रूफ करना है भाई। चलो प्रूफ करना है। ये हमें इसको क्या करना है? प्रूफ करना है कि हमारे कण का स्थिति सदिश क्या होता है। हाँ, एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या होता है? आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप होता है। ये तो हो गया स्थिति सदिश। अगर हम इसका मोड ले लें तो इसका मोड क्या होता है? मोड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इन दोनों को हम आज प्रूफ करते हैं। अब तक तो हमने इतना ही पढ़ा है, हम इसको प्रूफ करते हैं। कण के स्थिति सदिश को, कण के स्थिति सदिश को ज्ञात करने के लिए हम एक निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं। किसकी कल्पना करते हैं? निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं। ये मान लिया हमने एक निर्देश तंत्र की कल्पना कर ली। ये एक क्यूबिक निर्देश तंत्र बनाया हमने। ये लो, ये हमने एक क्यूबिक निर्देश तंत्र बना लिया। ये इसकी डायरेक्शन भी हमने क्या कर दी? डिनोट कर दी। ये इसकी डायरेक्शन भी हमने क्या कर दी? डिनोट कर दी। यानी कि ये हो गई एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन और ये हो गई जेड डायरेक्शन। और इसका मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट क्या हो गया? ए हो गया। हमने इनको नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ, और इसको नाम दे दिया हमने पी। क्या नाम दे दिया? पी नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? पी नाम दे दिया। चलो आ जाओ। ओ से पी की दूरी होती है आर, इसी को हम बोलते हैं स्थिति सदिश। और एक हमने ओ डी को भी ये मिला दिया। अब हमारे पास आसान हो गया। अब देखो
हमने पहले बात की थी कि स्थिति सदिश को ज्ञात करने के लिए हमें निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। तो एक बात ये बताओ, ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? ये जो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ये जा रहा है जेड डायरेक्शन में। यहां से इधर कौन सी डायरेक्शन जा रही है? एक्स डायरेक्शन। और ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? वाई डायरेक्शन हो गई। तो ई पर जो हमारे कोऑर्डिनेट बनेंगे 0 0 जेड, डी पर जो हमारे कोऑर्डिनेट बनेंगे एक्स 0 जेड, और पी पर जो हमारे कोऑर्डिनेट बनेंगे एक्स वाई जेड बनेंगे। बाहर लिख देता हूं, पी पर हमारे जो कोऑर्डिनेट बनेंगे एक्स वाई जेड बनेंगे। ठीक है, आ जाओ। अब हमें इस क्यूब के अंदर ट्रायंगल दिख रहा है कहीं? बिल्कुल सर दिख रहा है, ये रहा ट्रायंगल। नीचे बना देता हूं ऐसे, सर ये रहा ट्रायंगल दिख रहा है। हमने देख लिया ट्रायंगल ओ ई डी में, किससे? सदिश त्रिभुज नियम से। सदिश त्रिभुज नियम से ओ ई डी में सदिश त्रिभुज नियम से देखना है। चलो सदिश त्रिभुज नियम से देखेंगे तो देखो भाई, वही पाइथागोरस वाली थ्योरम यूज में लेंगे। ओडी वेक्टर प्लस ईडी वेक्टर प्लस ओडी वेक्टर। हमें पता है, क्या पता है कि ओई किस डायरेक्शन में जा रहा है? जे के कैप। जे के साथ हमेशा के का कंपोनेंट आएगा, एक्स के साथ हमेशा आई का कंपोनेंट आएगा, और वाई के साथ हमेशा किसका कंपोनेंट आएगा? जे का कंपोनेंट आएगा। चलो ईडी कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? एक्स आई कैप, और ये किसके बराबर हो गया? ओडी के। इक्वेशन नंबर हमने इसको दे दी फर्स्ट दे दी। इक्वेशन नंबर हमने क्या दे दी? इसको फर्स्ट दे दी। आ जाओ इधर, एक ट्राइंगल और दिख रहा है। बिल्कुल सर, हमें एक ट्राइंगल और दिख रहा है। हमने तो केवल इस ट्राइंगल की बात की है अभी, हमने तो केवल इस वाले ट्राइंगल की बात की है। कौन से ट्राइंगल की बात की है? इस ट्राइंगल की बात की है। सर एक ट्राइंगल और दिख रहा है। बिल्कुल मुझे दिख रहा है, ये देखो भाई, ये रहा एक ट्राइंगल। दिख रहा है नहीं दिख रहा? ये जो मैं रेड रेड कर रहा हूं, ये एक अदर ट्राइंगल हो गया। दिख रहा है? इसको हम डिनोट करते हैं। चलो, ट्राइंगल OPD में, ट्राइंगल OPD में किससे? सदिश त्रिभुज नियम से। किससे करेंगे? सदिश त्रिभुज नियम से। किससे करेंगे? सदिश त्रिभुज नियम से। सदिश त्रिभुज नियम से आ गया OD वेक्टर प्लस DP वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर। तो OD की वैल्यू कहीं हमें पता है? बिल्कुल पता है। OD की वैल्यू ये रही। कहाँ है हमारे पास OD की वैल्यू? ये रही OD की वैल्यू। तो हमने लिख दी, हाँ सर हमारे पास OD की वैल्यू लिख दी हमने। क्या लिख दी? जेड के कैप प्लस एक्स आई कैप प्लस DP वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर। चूंकि हमें पता है DP क्या है? वाई। DP क्या है? वाई जे कैप की डायरेक्शन है, और OP भी हमें पता है, OP क्या है? आर वेक्टर है। तो हम इसको सीधा लिख देंगे जे कैप जेड के कैप एक्स आई कैप वाई जे कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर। तो हम इसको सीक्वेंस में लगा देंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। यही हमारे कण का स्थिति सदिश है। एक बार मैच करना कि ये और ये सेम ही है क्या? ये और ये सेम ही है क्या भाई? हाँ बिल्कुल सेम है। तो हमने आज प्रूफ कर दिया कि हमारे कण का स्थिति सदिश कैसे आता है। सबसे पहली बात है, हमारे कण के स्थिति सदिश को डिनोट करने के लिए या फिर ज्ञात करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? इन निर्देशांकों की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? इन निर्देशांकों की आवश्यकता होगी, कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होगी। और इन कोऑर्डिनेट की सहायता से हमने कण का स्थिति सदिश निकाल लिया। हमने क्या कर लिया? कण का स्थिति सदिश निकाल लिया। अब आता है हमें स्थिति सदिश का परिणाम। सीधा लिखो, स्थिति सदिश का परिमाण, मोड ऑफ पोजीशन वेक्टर। स्थिति सदिश का परिमाण, हमें स्थिति सदिश का परिमाण लेने के लिए माना हमारे पास दो वेक्टर A एंड B, और इन दोनों के बीच में क्या है? एंगल थीटा है। माना सदिश
ए वेक्टर व बी वेक्टर समान सदिश है। कैसे सदिश है? इक्वल वेक्टर है, समान सदिश है। इनके मध्य कोण कितना है? इनके मध्य कोण कितना है? थीटा है। इनके मध्य कोण कितना है? थीटा है। अब हमने एक फॉर्मूला 12th क्लास में पढ़ा होगा, कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा। क्या हो जाएगा? मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा। अगर हमारे ए और बी कैसे सदिश हैं? समान सदिश हैं। ए और बी कैसे सदिश है? समान सदिश है। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं? ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर इज इक्वल टू, हमने क्या मान लिया? आर मान लिया। ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या मान लिया? आर मान लिया। यहां तक का एक बार पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं ये डायग्राम रफ करने वाला हूं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, आगे की बात करते हैं। ले लिया? चलो मैं ये डायग्राम रफ करने वाला हूं। आ जाओ, इधर आ जाओ। बस इतना ही बॉर्डर काम आएगा, हो जाएगा। ए और बी आर वेक्टर हैं, तो हमने इसको इक्वेशन दे दो। हमने इसको इक्वेशन 1 दे दी, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखो कि ए और ए ये क्या हो गया? आर वेक्टर इंटू आर वेक्टर। ओके, मोड ऑफ आर वेक्टर कोस थीटा। मोड ऑफ आर वेक्टर कोस थीटा। अगर हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू क्या है? 0 डिग्री है, तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और हम जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या को 1 से गुणा किया जाए तो वही संख्या हमारे पास आती है। तो हमारे पास इनका तो क्या हो गया? आर वेक्टर इंटू आर वेक्टर, ये हो गया मोड ऑफ आर स्क्वायर, और ये तो हो गया 1, तो इसके कारण हमारे पास क्या होगी? आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हमने कहीं ना कहीं आर की वैल्यू डिफाइन करी है, नहीं करी? कहीं ना कहीं आर की वैल्यू निकाली है या नहीं निकाली? इस वैल्यू को यहां पुट कर दो। एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप, एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप है। डॉट में वापस क्या है? एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप है। और इक्वल में क्या है? मोड ऑफ आर स्क्वायर। क्या है? मोड ऑफ आर स्क्वायर। एक चीज मैं पहले बता दूं, अगर इक्वल है, जे जे कैप है तो 1 होगा, जे जे कैप है तो 1 होगा, और के कैप है तो 1 होगा। बाकी सारे मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा? फॉर एग्जांपल जैसे के डॉट आई कैप करेंगे तो 0, तो बाकी की बाकी सारी क्या हो जाएंगे? 0। इन तीनों कंडीशंस में वो होएगा 1। इन तीनों कंडीशंस में क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। बाकी की बाकी सारी कंडीशंस में जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, के आई का 0, जे के का 0, ये सारे क्या हो जाते हैं? 0। केवल इक्वल सेम होते हैं ना, आई का होगा 1, जे का होगा 1 और के का होगा 1। आ जाओ, एक्स स्क्वायर, आई का 1 हो गया, बाकी सारे के साथ क्या हो गया? 0। वाई स्क्वायर, बाकी सबके साथ क्या हो गया? 0। जेड स्क्वायर, ये सब बाकी सबके साथ 0 हो गया, और ये हो गया मोड ऑफ आर स्क्वायर। क्या हो गया? मोड ऑफ आर स्क्वायर। अगर हम इसको सीधी वैल्यू पर करें मोड ऑफ आर, तो ये किस में आ जाएगा? अंडर रूट में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ये हमारा होता है स्थिति सदिश का परिमाण। क्या होता है? स्थिति सदिश का परिमाण। मोड होता है मोड ऑफ पोजीशन वेक्टर। मोड ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या होता है? मोड ऑफ पोजीशन वेक्टर। क्या होता है? मोड ऑफ पोजीशन वेक्टर। क्या हमने ये फॉर्मूला निकाला था? हमने केवल 12th क्लास तक इसको एज इट इज पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एज इट इज पढ़ा था। लेकिन आज हमने बीएससी में आके इसको क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। तो यहां तक मेरे भाई समझ आया या नहीं आया? अपना लोगो है एक बार में ही कॉन्सेप्ट क्लियर, और ये लोगो एक बार में ही सबके लिए अप्लाई होता है। हमने एक बार इसको वापस रिपीट करते हैं। निर्देश तंत्र क्या होता है? किसी कण की स्थिति को परिभाषित किया जाए, जिस सिस्टम के अंदर किया जाए उस सिस्टम को हम बोलते हैं निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं? जो न्यूटन के नियमों को फॉलो करे, और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है? जो न्यूटन के नियमों को फॉलो ना करे। फिर हमने उसके बाद की थी कण की स्थिति सदिश की। तो कण का स्थिति सदिश क्या होता है? किसी भी कण की स्थिति सदिश को व्यक्त करना।
किसी निर्देश तंत्र में कण की स्थिति को व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, स्थिति सदिश कहलाता है। इसे आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं और स्थिति सदिश को ज्ञात करने के लिए हमें निर्देशांकों की आवश्यकता होती है और ये प्रूफ हमने करके दिखा दिया। अगर हम उसका मोड ले ले तो हमने मोड के लिए भी हमने फॉर्मूला ड्राइव करके दिखा दिया। उम्मीद करता हूं वीडियो समझ में आया होगा। आगे के टॉपिकों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बीएससी के सारे टॉपिक, सारे के सारे यूनिटें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। धन्यवाद। राधे राधे।